हेलो स्टूडेंट्स, वीआईपी टू सर्व की नीट स्पेशल बायोलॉजी क्लास में आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट किए थे, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका ही एक टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम को हम डील कर रहे थे। कल देखे थे हम लोग कि सर्कुलेटरी सिस्टम डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में कैसे होते हैं, हार्ट चैम्बर्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है और हमारा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, एनाटॉमी क्या है, ये सब हम लोग कल देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट में ब्लड फ्लो कैसे होता है, कैसे ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पूरे बॉडी में होता है, जिससे कि न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और एसेंशियल सब्सटेंस हमारे सेल्स को मिल पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग कार्डियक साइकिल देखेंगे। कार्डियक साइकिल क्या है? तो कार्डियक साइकिल कलेक्शन ऑफ इवेंट्स है, ऐसे इवेंट्स जो कि हमारे वन हार्ट बीट के शुरू होने से नेक्स्ट हार्ट बीट के शुरू होने तक के बीच का जो टाइम होता है, इस टाइम में जो भी इवेंट्स होते हैं वो कार्डियक साइकिल में काउंट होते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कार्डियक इवेंट्स दैट ऑकर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ heartbeat to the starting of next heartbeat is called as cardiac cycle। कार्डियक साइकिल मेनली इसमें दो फेनोमेना होते हैं, एक है डायस्टॉल, एक है सिस्टॉल। तो डायस्टॉल क्या होता है? डायस्टॉल होता है रिलैक्सेशन, जिसमें कि हमारा चैम्बर रिलैक्स करता है, और नेक्स्ट हमारा फेनोमेना है वो सिस्टॉल। तो सिस्टॉल क्या होता है? सिस्टॉल में हमारा जो चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम लोग डायस्टॉल और सिस्टॉल बोलते हैं। तो ये मेनली यही दो फेनोमेना है जो कार्डियक साइकिल में होते हैं, जिसके थ्रू ब्लड का फ्लो होता है। और हमारे हार्ट्स में 4 चैम्बर है, ये हम लोग जानते हैं। तो जब हमारा कार्डियक साइकिल बिगिन होता है तो हमारे 4 चैम्बर्स सभी के सभी रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं। और ईच साइकिल जो कि इनिशिएट होता है वो हमारा होता कैसे है? तो वो हमारा होता है साइनस नोड, जो हम कल बताए थे आपको कि ईच साइकिल हमारा बिगिन कैसे होता है। तो ईच साइकिल हमारा बिगिन होता है, कल मैंने बताया था कि यहाँ पे पाया जाता है साइनस नोड। साइनस नोड क्या है? तो ये एक स्पेशलाइज मस्कुलर टिश्यू है जो कि हम राइट आर्ट्रियम के अपर कॉर्नर में पाया जाता है। यहीं से एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है, और ये हमारे फिर इंटर नोडल पाथवे होते हुए फॉलो करते हुए ये हमारे यहाँ पे आर्चियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास यहाँ पे हमारा एवी नोड होता है। यहाँ पे ये इम्पल्स जनरेट होता है, यहाँ पे जनरेट होते हुए यहाँ तक ये ट्रांसफर होता है, और फिर इसी के थ्रू ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करने का जो काम है ये हमारा मेनली गार्ड होता है। कैसे? तो साइनस नोड से। इसीलिए साइनस नोड को हम लोग पेस मेकर भी बोलते हैं। ये कल मैंने बताया था आप लोगों को। ये तो हमारा बेसिक था कार्डियक साइकिल होता क्या क्या है और ये कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अब कि ब्लड का फ्लो होता कैसे है। तो हमारे राइट आर्ट्रियम में सुपीरियर वेना कावा, जो कि हमारे अपर बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है। कैसा ब्लड? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ब्लड को कलेक्ट करके वो हमारे राइट आर्ट्रियम में एम्प्टी कर देता है। और फिर इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा जो कि हमारे लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके ये भी राइट आर्ट्रियम में इसे डाल देता है। और फिर यहाँ से फिर राइट आर्ट्रियम से हमारे राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड जाता है। और ये ब्लड जाता कैसे है? तो ये हमारा यहाँ पे होता है, इन दोनों के बीच यहाँ पे पाया जाता है हमारा ट्राइकास्पिड वाल्व। इसी ट्राइकास्पिड वाल्व के थ्रू हमारा ब्लड जो है वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। ट्राइकास्पिड वाल्व साइमल्टेनियसली लंग्स से हमारे साइमल्टेनियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे राइट आर्ट्रियम में आता है। और फिर राइट आर्ट्रियम से यहाँ पे हमारे बाइकास्पिड वाल्व्स होते हैं, बाइकास्पिड वाल्व होते हैं। इसके थ्रू ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आते हैं। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल्टा होकर के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये फेनोमेना है। और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से
ब्लड जो है हमारा और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है हमारा वो पल्मोनरी आर्टरी से होकर के हमारे लंग्स में जाता है। किस लिए? तो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो ये हम लोग देखें कि कैसे आता है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ये गार्डेड है, मतलब ये होता कैसे है, पूरा फंक्शन जो ये जो ब्लड का फ्लो है ये किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। तो अभी मैंने बताया था कि हार्ट में हमारे अपर राइट आर्टरी में साइनस नोड होता है। साइनस नोड जिसे हम लोग साइनो आर्ट्रियल नोड भी बोलते हैं, साइनो आर्ट्रियल नोड भी बोलते हैं। तो ये हमारा बॉडी में इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करता है हार्ट में। ये इंट्रिंसिकली ही जनरेट होता है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं होता है। इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल भी, क्योंकि ये खुद ब खुद ऐसा करता है। और ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स इंटरनोडल पाथवे को फॉलो करते हुए एवी नोड तक जाता है। एवी नोड से फिर ये यहाँ पे बंडल ऑफ हिस में डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर बंडल ऑफ हिस से ये यहाँ पे ये बंडल ऑफ हिस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर दो ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक ब्रांच हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर चला जाता है और एक ब्रांच हमारे राइट वेंट्रिकल की ओर चला जाता है। ये आप देख रहे हैं जो ग्रीन ग्रीन पूरा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये वही है। ये हमारा बंडल ऑफ हिस है और ये जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया इधर और फिर इधर, तो ये हमारा पुरकेंजी फाइबर्स हो गए। ये मैंने कल बताया था। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे होता है, ब्लड का फ्लो होता कैसे है। तो ब्लड का फ्लो होता ऐसे है कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में प्यूरिफाई हो चुका है, O2 को ले चुका है, तो वो ब्लड जब हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे राइट आर्टरी में आता है, तो राइट आर्टरी में जैसे वो एंटर करता है तो हमारा जो हार्ट है वो हार्ट जो है हमारा उस वक्त रिलैक्स फेज में रहता है और उसमें ब्लड आया, कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड फिर जाएगा कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि इस ब्लड को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा कैसे? तो ये जाएगा हमारे बाइकास्पिड या फिर माइट्रल वाल्व के थ्रू। तो माइट्रल वाल्व जो कि इस वक्त जब ये रिलैक्स स्टेट में था हमारा राइट आर्टरी में, तो ये तो क्लोज है। फिर यहाँ पे जैसे ही ब्लड आया, ब्लड यहाँ पे होल्ड हुआ, तो क्या हुआ? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होता है? तो जो साइनस नोड था वो इम्पल्स जनरेट करता है, उसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन होता है लेफ्ट आर्टरी में। कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज करता है। प्रेशर जैसे ही बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ मतलब कि वॉल्यूम डिक्रीज किया, और वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है, ये हम लोग जानते हैं। तो जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर जो जनरेट होता है इसी के थ्रू ये जो हमारा बाइकास्पिड वाल्व है यहाँ पे ये ओपन हो जाता है, और जब ये बाइकास्पिड वाल्व ओपन होता है तो फिर इसी के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल्स में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, तो अब हमारा इस वक्त वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स फेज में है, ब्लड को ये होल्ड किया। अब फिर फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब फर्दर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? फिर वही जो एवी नोड के थ्रू जो पुरकेंजी फाइबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हमारे, वो लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर गया हुआ है और एक ब्रांच हमारा राइट वेंट्रिकल की तरफ गया है। तो लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड के फाइबर्स जो है वो दोनों साइड के वेंट्रिकल्स यानी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स दोनों पे एक अपना इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है इसकी वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज किया तो जिसकी वजह से हमारा प्रेशर इंक्रीज करता है। और ये जो प्रेशर इंक्रीज करता है तो यहाँ पे जो हमारा एक हमारा दूसरा वाल्व है जिसे हम लोग बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व, ये सेमी लूनर वाल्व ओपन हो जाता है इस प्रेशर की वजह से, और ये हमारा वाल्व ऊपर की ओर है। इस तरह से रहता है ये वाल्व हमारा। तो ये वाल्व यहाँ से ओपन हुआ और जैसे ये ओपन होता है तो इसके थ्रू जो हमारा ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाता है एओर्टा में, और ये एओर्टा जो है हमारा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट वेसल है, ब्लड वेसल, और ये पूरे बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। होल बॉडी में ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसी से। और ये होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसीलिए हम लोग इसे
इस साइड का जो हार्ट का जो ये जो पार्ट है हमारा राइट पार्ट, इसे हम लोग सिस्टमिक बॉडी भी बोलते हैं। सिस्टमिक बॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। कैसा ब्लड? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेम उसी तरह हम लोग इस साइड देखेंगे, यानी कि हमारे राइट साइड में, तो राइट साइड में भी यहाँ पे भी वही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम दोनों में एक ही साथ हो रहा है। एक बार इम्पल्स जनरेट हुआ, दोनों जो आर्टरियम है इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दोनों आर्टरियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो जो लेफ्ट आर्टरियम का ब्लड था वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और जो हमारे राइट आर्टरियम का ब्लड था वो हमारे राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड जाएगा, तो ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है। और ये ब्लड भी जाएगा कैसे? तो यहाँ पे एक हमारा वल्व मौजूद है, ट्राइकास्पिड वल्व, इसके थ्रू। तो यहाँ पे जो प्रेशर बना कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो ये वल्व हमारा ओपन हो गया। ये वल्व ओपन होते ही ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में फ्लो कर गया। अब जैसे ही यहाँ पे फ्लो किया तो हमारा जो पुरकेंजी फाइबर जो कि राइट साइड में गया हुआ था वो अपना इम्पल्स जनरेट करेगा राइट वेंट्रिकल पे। जैसे इम्पल्स जनरेट होगा तो फर्दर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, फिर प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ते ही यहाँ पे जो हमारा मौजूद है सेमी लूनर वल्व, सेकेंड सेमी लूनर वल्व, ये जो हमारा है वो है हमारा सेकेंड सेमी लूनर वल्व, जिसे हम लोग ये हमारा सेकेंड सेमी लूनर वल्व है। और ये सेकेंड सेमी लूनर वल्व जो कि ऊपर की ओर डायरेक्टेड है, ये हमारा ओपन हो जाता है। और जैसे ही ये ओपन होता है ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी होते हुए चला जाता है, कहाँ? लंग्स में। लंग्स में क्यों जाता है? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड है, तो यहाँ पे ये जाएगा लंग्स में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है, यहाँ से ये ब्लड ऑक्सीजन को ले लेगा और ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। और फिर प्यूरिफाई होकर के फिर वो इधर आ जाएगा हमारे लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में आएगा, तो इसी तरह से हमारा साइकिल जो है वो चलते रहता है। तो हम लोग देखें कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो दोनों ही साइड होता है एक साथ, राइट में और लेफ्ट में, दोनों आर्टरियम में दोनों साइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कैसे हुआ? तो साइनस नोड से जो इम्पल्स जनरेट हुआ उसकी वजह से हुआ। फिर दोनों साइड के ब्लड दोनों साइड के रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में चले गए, राइट का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में। और फिर यहाँ से फिर प्रेशर जनरेट हुआ तो सेमी लूनर वल्व्स को ओपन किया, और सेमी लूनर वल्व ओपन होते फिर ये हमारा चला गया पल्मोनरी आर्टरी होते हुए, फिर ये आर्टरी होते हुए चला गया लंग्स में, और इधर हमारा एओर्टा होते हुए चला गया हमारा पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये तो हो गया हमारा ब्लड का फ्लो होता कैसे है, देख लिए हम लोग। प्रेशर का जनरेशन कैसे होता है, इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, ये भी हम लोग देख लिए। और हम लोग ध्यान देंगे कि हमारा जो लेफ्ट साइड का हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, हम ध्यान देंगे कि हमारा जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स के जो वॉल्स होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं। ये वॉल्स हमारे थिक होते हैं ज़्यादा लेफ्ट साइड के, इन कंपैरिजन टू राइट साइड। राइट साइड के कंपैरिजन में लेफ्ट साइड का थिक होता है। क्यों होता है थिक? क्योंकि ज़्यादा थिक होगा तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा, और इस साइड लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल्स को ज़्यादा प्रेशर की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से ब्लड हमारे पूरे बॉडी में फ्लो होना है। तो ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो ब्लड जो है वो फ्लो होकर ईजिली फ्लो हो जाएगा, हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और राइट साइड पे ध्यान दिया जाए तो राइट साइड का जो वॉल होता है वो थिन होता है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ का वॉल थिन होता है तो इसमें प्रेशर राइट साइड वाले से इसमें लेफ्ट साइड में सॉरी राइट साइड में देखा जाए तो राइट साइड के वेंट्रिकल्स में राइट साइड में देखा जाए तो यहाँ के जो वेंट्रिकल्स के वॉल हैं वो थिन होते हैं इन कंपैरिजन टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो यहाँ के जो वॉल थिन होते हैं, इससे क्या होगा कि प्रेशर जनरेट थोड़ा सा कम होगा इन कंपैरिजन टू लेफ्ट वेंट्रिकल। प्रेशर जनरेट कम होगा तो, और कम क्यों हो? कम इसलिए होगा, इसे ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ से तो हमारे ब्लड को डायरेक्ट लंग्स में जाना है। अभी हम लोग देखें कि यहाँ का ब्लड कहाँ गया? लंग्स में गया। तो लंग्स और हार्ट हमारा दोनों ही नज़दीक आपस में जुड़ा हुआ है। ये हम लोग कल ही देखे थे कि थोरासिक कैविटी में इन बिटवीन टू लंग्स हमारा हार्ट सिचुएटेड है। तो इसकी वजह से ज़्यादा दूर जाना नहीं है, तो ये कम प्रेशर में भी ब्लड जो है हमारा राइट साइड से फ्लो करके चला जाएगा लंग्स में। तो इसलिए इधर के वॉल्स थिन होते हैं, प्रेशर थोड़े कम जनरेट होते हैं, और इस साइड हमारे ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है तो इधर के वॉल्स हमारे ज़्यादा थिक होते हैं।
ये हम लोग देख लिए, क्लियर है इतना। अभी हम लोग देख लिए कि कैसे प्रेशर जनरेट हुआ और कैसे ब्लड का फ्लो हुआ। इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन से फैक्टर है ये भी देख लिए, मसल्स का थिक होना, इसका क्या वजह है ये भी हम लोग देख लिए, और फिर हमारे 4 वल्व्स जो कि ट्राइकास्पिड, बाइकास्पिड और 2 सेमीलुनर वल्व्स, ये दोनों कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ये भी देख लिए। और यहाँ पे जो हमारे वॉल्व्स होते हैं, दोनों ही वॉल्व्स, हमारे जो वॉल्व्स हैं ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। बैक फ्लो को प्रिवेंट कैसे करते हैं तो वो हम देखते हैं। प्रिवेंट ऐसे करते हैं कि जब ये लेफ्ट आर्टरी, यहाँ पे जो हमारा बाइकास्पिड वल्व है ये नीचे की ओर होता है, ये वल्व हमारा बाइकास्पिड वल्व जो है ये हमारा बाइकास्पिड वल्व हमारा नीचे की ओर होता है, ये इस तरह से होता है। यहाँ पे जो हमारा बाइकास्पिड वल्व है ये जो है वो नीचे की ओर होता है इस तरह से, और ये जब ऊपर प्रेशर जनरेट हुआ तो इसी प्रेशर की वजह से ये ओपन हो जाता है, और फिर जब नीचे ब्लड आता है हमारा यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो फर्दर यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होता है, यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होता है, इस प्रेशर जनरेट होने की वजह से ये जो वल्व है फिर क्लोज हो जाता है और क्लोज ही रहता है, फिर ये ओपन नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा बैक फ्लो नहीं होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वापस लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वापस लेफ्ट आर्टरी में हमारा ब्लड नहीं जाता है। सेम इसी तरह से जब यहाँ पे सेमीलुनर वल्व हमारा क्लोज रहता है तो यहाँ जो प्रेशर जनरेट होता है, इस प्रेशर जनरेट होने की वजह से ये जो वल्व है हमारा ये ओपन हो जाता है, क्योंकि इसका जो फेस है वो इस तरह से है, इसका फेस इस तरह से है, तो इस वजह से प्रेशर जैसे नीचे से जनरेट होता है तो ये इसको ओपन कर देता है, ये ओपन कर होते ही यहाँ से ब्लड फ्लो कर जाता है, और इसका फेस जो है वो हमारा इस तरह से होता है, इसलिए इधर से प्रेशर जनरेट होता है तो ये ओपन नहीं होता है, ये और अच्छे से टाइटली क्लोज हो जाता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। सेम इसी तरह से हमारा इधर भी होता है, इसमें भी इसमें भी यही होता है। यहाँ का जो वल्व होता है हमारा ट्राइकास्पिड वल्व, वो हमारा नीचे की ओर होता है, इसका फेस तो नीचे की ओर होने की वजह से क्या होता है कि जब प्रेशर जनरेट हुआ ये ओपन होता है, ओपन होते ही ब्लड इसमें आया, ब्लड इसमें आ गया, अब इसके बाद फिर जब प्रेशर जनरेट होता है तो ये जो है ये क्लोज हो जाता है, और ये क्लोज ही रहता है क्योंकि प्रेशर इधर से लग रहा है, और यहाँ वाला वाल्व जो हमारा ये ऊपर की ओर फेस है, तो ये जैसे प्रेशर जनरेट होता है ये यहाँ से इसको ओपन कर देता है वाल्व को, ये ओपन होकर के यहाँ से हमारा जो ब्लड है वो आर्टरी के थ्रू होकर के लंग्स में चला जाता है। और आर्टरी और वेन में जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि आर्टरी जो होता है हमारा वो वैसा वेन है, सॉरी, इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं आर्टरी जो है वो हमारा ऐसा ब्लड वेसल है जो कि हार्ट को लीव करता है, मतलब कि हार्ट से दूर अवे जा रहा है, लीव कर रहा है, मतलब कि ब्लड को लीव करा रहा है हार्ट से, वो हमारा आर्टरी है। और जो हमारा हमेशा टुवर्ड्स हार्ट ब्लड को लेकर के आता है वो हमारा वेन होगा। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। और पल्मोनरी वर्ड जो है वो हमारा रिलेटेड है लंग्स से, और ये जो पल्मोनरी वेन यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये ब्लड पल्मोनरी वेन से हम लोग समझ सकते हैं ब्लड है जो है वो कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, क्योंकि पल्मोनरी वर्ड हमारे लंग्स से रिलेटेड है। और यहाँ पे लिखा हुआ पल्मोनरी आर्टरी, तो इससे भी हम लोग समझ सकते हैं ये जो आर्टरी मतलब कि ब्लड यहाँ से निकल रहा है, हार्ट से जा रहा है, कहाँ जा रहा है तो पल्मोनरी यानी कि हार्ट में जा रहा है हमारे, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कार्डियक साइकिल में क्या है। तो नेक्स्ट है कि हार्ट बीट के बारे में। तो हम लोग देखें कि कार्डियक साइकिल होता क्या है। तो कार्डियक साइकिल हमारा होता है कि 1 हार्ट बीट और सेकेंड हार्ट बीट स्टार्ट होने के बीच का जो इवेंट है ये हमारा कार्डियक साइकिल है, ठीक है। और ये हमारा एक कार्डियक साइकिल हुआ। और एक कार्डियक साइकिल, ऐसे कई कार्डियक साइकिल हमारे 1 मिनट में कवर होते हैं। मतलब कि 1 मिनट में हमारे 60 सेकेंड्स है और 60 सेकेंड्स में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 72 टाइम्स हार्ट जो है हमारा बीट करता है। तो 72 टाइम्स बीट करता है, यानी कि बहुत बार कार्डियक साइकिल परफॉर्म हो गया हमारे 1 मिनट में। तो अगर देखा जाए कि एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या है, तो एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या है, तो वो हमारा 0.8 सेकेंड है। क्योंकि एक कार्डियक साइकिल 60 मिनट्स में कई बार परफॉर्म होते हैं, तो उसे देखने कैलकुलेट करें हम तो हमारा 0.8 सेकेंड आएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कार्डियक साइकिल में जो ब्लड का वॉल्यूम है इसका क्या एक अलग ही कैलकुलेशन है, उसे हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है कि जब भी वेंट्रिकल से हमारा ब्लड पंप आउट होता है तो लगभग 70 ml ब्लड एक बार में पंप होता है। 70 ml ब्लड पंप होता है। तो ये जो अमाउंट है हमारा ब्लड का जो कि एक बार वेंट्रिकल से पंप होता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम stroke volume may be defined as the blood pumps out by the left ventricles in a cardiac cycle, ये हम लोग बोल सकते हैं। फिर हम लोग देखें कार्डियक आउटपुट क्या होता है। क्या है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम अपना, कंप्यूटर पे कर रहे हैं। अभी तुम बोलोगे सब इसमें आवाज आ रहा है। जाओ 10 मिनट में मेरा हो जाएगा, 10 मिनट में चाय बना देंगे। खटखुट मत करो, यहाँ पे सब आवाज आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कार्डियक आउटपुट क्या है। तो कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। तो ये वो वॉल्यूम है जो कि हमारा ब्लड जो है वो पंप करता है। कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। 1 मिनट में जितना अमाउंट हमारा वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है इसे ही हम लोग कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। तो कार्डियक आउटपुट हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या है, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। तो 1 मिनट में हमारा हार्ट कितने टाइम बीट्स करता है, 72 टाइम्स। और स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा क्या है, 70 ml। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है हमारा वही है हमारा कार्डियक आउटपुट। ये हम लोग देख लिए। तो एवरेज अगर देखा जाए तो एक हेल्दी इंडिविजुअल जो है, एक हेल्दी पर्सन जो है वो लगभग 5000 ml या फिर आप बोल सकते हैं 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। एवरेज देखा जाए तो एवरेज कार्डियक आउटपुट हमारा 5000 ml या फिर 5 लीटर है इन हेल्दी इंडिविजुअल, यानी कि हेल्दी पर्सन में लगभग 5000 या 5 लीटर कार्डियक आउटपुट हमारा आता है। तो कार्डियक साइकिल से रिलेटेड ये वॉल्यूम जो है ये भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए, आपको हमेशा याद रखना होगा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, इसमें कितने ml ब्लड अप्रॉक्सीमेटली पंप होते हैं, फिर कार्डियक आउटपुट किसे बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपको क्वेश्चंस में दे दिए जाएंगे स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट दिए रहेंगे और बोलेंगे कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्डियक आउटपुट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वहाँ पे। और ये एवरेज जो है ये भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा हार्ट साउंड। हार्ट साउंड क्या होता है, तो हार्ट साउंड वही होता है ड्यूरिंग ईच साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस। हर साइकिल में 2 प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं। 2 प्रोमिनेंट साउंड क्या है, तो एक को हम लोग बोलते हैं लब और दूसरे वाले साउंड को हम लोग बोलते हैं डब। तो ये लब और डब प्रोड्यूस होता कैसे है, तो इसे आप समझ सकते हैं इस बेसिक एग्जांपल से कि जब भी हमारे रूम का, आप लोग देखते हैं कि हमारे रूम का जब भी गेट आप खोलते हैं तो एक हल्का सा आवाज़ होता है।
तो बिल्कुल वैसा ही फेनोमेना हमारे हार्ट में भी होता है। जब हमारा ट्राइकास्पिड वाल्व या फिर बाइकास्पिड वाल्व ओपन होता है ब्लड के फ्लो के लिए, तो उसी वक्त फर्स्ट साउंड हमारे हार्ट का जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसे हम लोग लब बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट साउंड डब जो है वो कब प्रोड्यूस होता है, तो जो हमारा नेक्स्ट दो वॉल्व्स हैं सेमी लूनर वॉल्व्स, जिसके थ्रू हमारा जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है या फिर लंग्स में जाता है प्यूरिफाई होने के लिए। तो ये जो दोनों वॉल्व है सेमी लूनर वॉल्व्स हमारे, ये जब ओपन होते हैं तो नेक्स्ट साउंड हमारा डब प्रोड्यूस होता है। तो इसी तरह से लब डब लब डब लब डब कंटिन्यूस वे में चलते रहता है हमारे कार्डियक साइकिल में, ये साउंड सुनाई देता है। ये साउंड जनरली जब स्टेथोस्कोप लगा के देखा जाता है, सुना जाता है, तो महसूस होता है, ये साउंड हम लोग सुन सकते हैं आसानी से। तो ये जो लब डब कंटिन्यूस इसलिए चलते रहता है। फर्स्ट साउंड हमको ध्यान रखना होगा कि लब है, क्यों? क्योंकि हमारा सबसे पहले हमारा ब्लड जो है वो आर्टरियम में, यानी कि दोनों साइड के आर्टरियम राइट और लेफ्ट में आते हैं। तो वहाँ पे कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे हमारा ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड प्रेजेंट होता है। तो वही दोनों वाल्व्स हमारे फर्स्ट ओपन होते हैं, जिससे कि हमारे ब्लड वेंट्रिकल्स में जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला साउंड लब प्रोड्यूस हुआ, फिर वेंट्रिकल्स में चले तो गए, और फिर जब वेंट्रिकल से फिर से वापस दोनों वेंट्रिकल से एक लंग्स की ओर जाएगा ब्लड, और दूसरे वेंट्रिकल से जब पूरे बॉडी में फ्लो होने के लिए आगे जाएगा, तो फिर सेमिलूनर वाल्व्स ओपन होंगे। तो ये दोनों वाल्व फिर एक साथ साइमल्टेनियसली ओपन होते हैं, तो उस वक्त डब प्रोड्यूस हुआ हमारा। इसी तरह लब डब चलते रहता है कंटिन्यूस वे में कार्डियक साइकिल में हमारे। और फिर हम लोग देखेंगे, ये हमारा डिजीज केस है, जब हमारा जो वल्व है वो इनकम्प्लीट क्लोज होता है, मतलब कि राइट अप्रोप्रिएट वे में क्लोज नहीं हो पाता है, तो ये एक हमारा डिफेक्ट हो जाता है, ये एक डिजीज केस है। तब एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई देता है, जिसे हम लोग मर मर बोलते हैं। ये मुरमुर टाइप का साउंड जो है ये हम लोग का उस वक्त सुनाई देता है। कहाँ? तो स्टेथोस्कोप लगाकर जब हम सुनते हैं तब। तो ये हम लोग देख लिए कि जनरली क्या साउंड प्रोड्यूस होता है हमारे कार्डियक साइकिल के टाइम पे। अब हम लोग का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ईसीजी। ईसीजी क्या होता है? ईसीजी इन शॉर्ट ईसीजी है और फुल फॉर्म इसका है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रो मीन्स रिलेशन किससे? ऐसा इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक से, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। कार्डियो किससे रिलेटेड है? तो कार्डियो हमारे हार्ट से रिलेटेड है। फिर ग्राफ किससे रिलेटेड? आप लोग जानते हैं ग्राफ एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का। तो यही इससे आप लोग सिंपल मीनिंग निकाल सकते हैं, हमारे जो हार्ट से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उनसे जो एक हार्ट का जो फंक्शन रेगुलेट होता है उसको एक ग्राफ के रूप में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वही हमारा ईसीजी होता है। तो ये ईसीजी का जो ग्राफ होता है वो होता कैसे है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वेव है जो कि ऊपर की ओर हल्का सा है, और इसे हम लोग पी वेव बोलते हैं। ये हमारा पी वेव है। फिर सेकेंड वेव जो हमारा है वो दिख रहा है अप साइड ऊपर की ओर जा रहा है ट्रायंगुलर शेप में, ये हमारा है क्यू आर एस वेव, इसे हम लोग क्यू आर एस वेव बोलते हैं। फिर थर्ड वेव हमारा जनरेट हो रहा है वो भी अप साइड है, ये हमारा टी वेव है। तो इसमें मेनली तीन वेव इन्वॉल्व होते हैं, एक पी, दूसरा पी क्यू आर एस, इसमें मेनली थ्री वेव इन्वॉल्व है। तो पहला पी, दूसरा हमारा क्यू आर एस, और तीसरा हमारा टी वेव। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ये वेव हमारा, इन सब वेव का क्या फंक्शन है, मतलब ये क्या हम लोग को शो करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में। तो अभी मैंने बोला जैसा कि ईसीजी क्या है, तो ईसीजी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? तो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो कि हमारे हार्ट में कार्डियक साइकिल के दौरान होता है, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ये भी मैंने बताया, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट जो मैंने बताया कि कार्डियोग्राफ में हम लोग को क्या दिखता है, तो पी क्यू आर एस टी वेव्स दिखते हैं, ठीक है। फिर से थर्ड क्या लिखा है कि दे आर इलेक्ट्रिकली वोल्टेज जनरेटेड बाय द हार्ट एंड रिकॉर्डेड बाय द इलेक्ट्रोकार्डिया फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी। ये मैंने बोला ही कि हार्ट से वोल्टेज जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है, उसी पे ये ग्राफ है। और ये ग्राफ हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमारे बॉडी से जब लीड्स को कनेक्ट किया जाता है आउटर सरफेस से, तो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को एक मॉनिटर पे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वही ग्राफ है जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही बात यहाँ पे है। फिर हमारा लिखा हुआ है कि पी वेव इज कॉज्ड बाय स्पीड ऑफ डीपोलराइजेशन थ्रू द आर्टिया। तो पी वेव कब होता है जनरेट? तो पी वेव
तब फॉर्म होता है जब हमारे आर्टरिया यानी कि आर्टरिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को रिलीज करता है हमारे वेंट्रिकल्स में। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब कि डीपोलराइजेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन। मतलब कि जब हार्ट का आर्टरिया चैम्बर जो है वो दोनों ही चैम्बर जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि डीपोलराइज होता है तब पी वेव जनरेट होता है। और फिर जैसे ही पी वेव जनरेट होता है तो उसी के बाद हमारा क्यू आर एस वेव अपीयर होता है। तो क्यू आर एस वेव जो है ये भी डीपोलराइजेशन शो करता है, पर ये डीपोलराइजेशन शो करता है किसका, आर्टरिया का नहीं, ये वेंट्रिकल्स का शो करता है हमारा। और ये कब होता है, ये तब होता है जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है, उसके थोड़ी देर पहले ही हो जाता है। तो पी वेव हमारा जनरेट हुआ जब हमारा आर्चिया कॉन्ट्रैक्ट किया यानी डीपोलराइज हुआ, फिर उसके बाद आर्चिया से ब्लड जब चला जाता है हमारे वेंट्रिकल्स में तो फिर वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तब यानी कि वो डीपोलराइज होता है। जब वो डीपोलराइज होता है तो उस वक्त हमारा क्यू आर एस वेव जनरेट होता है। और फिर क्यू आर एस वेव जो है वो हमारा जनरेट होता है और ये थोड़ा पहले होता है, मतलब कि जब वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है उसके स्लाइटली बिफोर, मतलब कि थोड़ा सा पहले ही ये वेव जनरेट हो जाता है। और फिर हमारा जो टी वेव है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है रिपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स का, मतलब कि डीपोलराइज तो हुआ वेंट्रिकल, लेकिन जब वेंट्रिकल डीपोलराइज हुआ तो फिर वहां से ब्लड हमारा सेमिलुनर वर्ब्स के थ्रू एओर्टा के थ्रू ट्रांसफर होंगे। तो जब वो ब्लड फिर निकलता तो फिर जब डीपोलराइज स्टेट में वेंट्रिकल्स रहता तो फिर वो खुद को मेंटेन करने के लिए रिपोलराइज होता है, तब जो वो खुद को रिपोलराइज करता है तो उस वक्त हमारा ये टी वेव जनरेट होता है। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, द वेंट्रिकुलर टी वेव्स in the cardiogram represent the stage of repolarization of ventricles when the ventricular muscle fiber begins to relax। जब वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स होना शुरू करते हैं यानी खुद को मेंटेन करने लगते हैं तब हमारा टी वेव स्टार्ट होता है। तो फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि क्यू आर एस वेव को हम काउंट करके बता सकते हैं कि हार्ट बीट का जो रेट है किसी भी इंडिविजुअल का वो क्या होगा। तो इसका बहुत ही क्लिनिकल एडवांटेज है इस ईसीजी रिपोर्ट का। तो इस ईसीजी रिपोर्ट का बहुत ही क्लिनिकल एडवांटेज है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जनरली हमारा हार्ट बीट जो है वो कैसा हो रहा है, रेगुलर हो रहा है या नहीं, टाइम पे हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी कि डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन हो रहे हैं कि नहीं सही ढंग से, ये हम लोग को इस ईसीजी से पता चल जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कार्डियक साइकिल क्या होता है। तो कार्डियक साइकिल होता क्या है, तो ये एक इवेंट्स है जो कि हमारे एक हार्ट बीट शुरू होते ही और दूसरे हार्ट बीट शुरू होने के पहले तक जो इवेंट होता है वही कार्डियक साइकिल है। फिर होता कैसे है, तो डायस्टोल और सिस्टोल के थ्रू होता है, ये दो मेन फेज है इसके। तो डायस्टोल क्या रिलैक्सेशन, सिस्टोल क्या कॉन्ट्रैक्शन। तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड वहाँ से रिलीज होता है, तो ये हमारा सिस्टोल है, ये हम लोग देखें। फिर रिलैक्स फेज में रहते हैं हमारे यानी कि रिलैक्स फेज यानी कि ज्वाइंट डायस्टोल में रहते हैं जब भी कार्डियक साइकिल स्टार्ट होता है। ये गार्ड कैसे होता है, तो साइनस नोड से होता है, ये भी हम लोग देखे हैं। साइनस नोड क्या करता है, तो इम्पल्स जनरेट करता है यहाँ, फिर उसके बाद इंटर नोडल पाथवे होते ही एवी बंडल पास पहुंचता है, यहाँ एवी बंडल पे फिर ये नीचे की ओर लेफ्ट और राइट दोनों वेंट्रिकल्स की तरफ ये ब्रांचेस जो है वो डिवाइड हो जाती हैं और इम्पल्स को कैरी करती हैं वेंट्रिकल्स की ओर और ये इसको कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करती हैं। फिर हम लोग देखें कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है, ये भी हम लोग पूरी तरह से देख लिए कैसे हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है दोनों तरफ साइमल्टेनियसली, कैसे लेफ्ट आर्टरी में आता है और फिर लेफ्ट से आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाकर के कैसे हमारा आर्टरी होकर के लंग में जाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए और कैसे ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट हमारे पूरे बॉडी में होता है एओर्टा के थ्रू। तो इसे हम लोग सिस्टमिक बॉडी बोलते हैं और इसे हम लोग पल्मोनरी बॉडी बोलते हैं। पल्मोनरी बॉडी राइट साइड को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे ब्लड को पंप करके लंग्स में ले जाता है और लेफ्ट साइड को हम लोग सिस्टमिक बॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये भी हम लोग देख लिए। फिर कार्डियक साइकिल में मेनली क्या वॉल्यूम का फेज है, कैसे वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करता है, किसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ये भी हम लोग देख लिए हैं। और फिर ईसीजी देख लिए और हार्ट साउंड के बारे में भी देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि हार्ट
रेगुलेशन है, हार्ट में कार्डियक साइकिल का रेगुलेशन कैसा होता है, कैसे होता है, और डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, और फिर कुछ जनरल हार्ट डिसऑर्डर्स के बारे में देखेंगे जो कि जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारा ईसीजी है। ईसीजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में। क्वेश्चन देगा अब टी वेव, फिर क्यूआरएस वेव, पी वेव, और फिर आपसे पूछेगा फंक्शन क्या है, मतलब ये किस लिए रिप्रेजेंट हुए। तो आपको याद रखना होगा कि पी वेव जो है हमारा डिपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है, क्यू वेव भी हमारा डिपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन टी वेव जो है वो हमारा रिपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चंस में आते हैं नीट के, कई बार आ चुके हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। फिर कार्डियक आउटपुट आपको ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए। और फिर यहाँ पे वर्ब्स का क्या रोल है, कौन से वर्ब से ब्लड किधर जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। और साइनस नोड का जो रोल है इम्पल्स जनरेट करने का, ये साइनस नोड जो है वो इम्पल्स जनरेटर कहलाता है, क्योंकि यहीं से इम्पल्स इनिशिएट होता है, ये भी याद रखना। और इसी को हम लोग नेचुरल पेस मेकर बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे कार्डियक साइकिल को एक रिदम में कंट्रोल करके रखता है। यही वजह है कि इसे पेस मेकर बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, ये सब क्वेश्चन इन सब से आते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल, like the video and share it more and more. Thank you.